बिहार डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बढ़ेंगे F4 अर्थात विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास की ओर। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इकाई फर्स्ट जो है वो है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन का, स्कूल कल्चर एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हम इसके ऊपर नोट्स वगैरह तैयार करेंगे, उन सारी चीज़ों की समझ बनाते हुए चलिए चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसमें टोटल 4 इकाइयाँ हैं, सॉरी 5 इकाइयाँ हैं। और पहले इकाई के अंदर 4 टॉपिक है। पहला है कि विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू। संगठनात्मक मतलब स्कूल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। और किसी भी संगठन को समझने के लिए हमें उसकी अवधारणा को समझना पड़ता है, उसकी संरचना को समझना पड़ता है, उसके जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के एक विद्यालय का निर्माण होता है, उन सारी चीज़ों की समझ हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। दूसरा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था और अंतर्निहित मान्यताएं। इसके अंतर्गत जो विभिन्न घटक हैं विद्यालय के, उनकी जो कार्य संस्कृति है ना, वर्क कल्चर क्या है, अनुशासन क्या है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का होता है, आपदा प्रबंधन की बातें भी होती है स्कूल के अंदर। और प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, बिहार के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बाल संसद और मीना मंच की भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाल संसद और मीना मंच क्या है और स्कूल के अंदर इनकी क्या भूमिकाएं हैं, किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। अगला बिंदु है विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की समझ। जब आप सरकारी विद्यालय में जाते हो तो आपके पास ढेर सारे फाइल मिल जाते हैं। इन सारे फाइलों को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, 4 से 5 कैटेगरी में बांट करके प्रत्येक फाइल को समझेंगे, किस प्रकार से उनका संधारण किया जाता है, उनका क्या यूज होता है, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा की जाएगी ताकि आप एज ए टीचर आपकी एक समझ बन सके कि जब सरकारी विद्यालय में आप जाओगे तो आपको कौन कौन से रजिस्टर को किस प्रकार से तैयार करना होगा और कौन से रजिस्टर का क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों की समझ होनी जरूरी है। आगे है कि विद्यालय में दिन की शुरुआत यानी कि चेतना सत्र की समझ यहाँ पे होनी जरूरी है। वैसे ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और माइनर टॉपिक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन सारी चीज़ों की समझ आपके अंदर पहले से ही है। चेतना सत्र में साफ सफाई से लेकर के प्रार्थना वगैरह इन सारी चीज़ों की चर्चा होती है और किस प्रकार से आप अपने चेतना सत्र को बेटर बना सकते हो, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी इकाई है विद्यालय में परिवर्तन। व्हाट आर द चेंजेस वी हैव सीन ड्यूरिंग रिसेंट टाइम इन स्कूल्स, और इसकी चर्चा इस टॉपिक के अंदर की जाएगी। अब देखेंगे कि इसमें जो है विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग हुआ है। इसमें बाला पेंटिंग की चर्चा करेंगे, बाला का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। स्कूल का जो भवन है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनाया जाता है और लर्निंग आउटकम के दृष्टिकोण से किस प्रकार से स्कूल के बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा पॉइंट होगा वह है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। आरटीई एक्ट 2009 आने के बाद विद्यालय की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद है समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद, इंक्लूसिव एजुकेशन के आने के बाद विद्यालय के संगठन में क्या बदलाव आए, क्या प्रबंधन में बदलाव आए, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय प्रवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव। कला समेकित शिक्षा क्या है, यानी कि शिक्षा में कला को समाहित करते हुए शिक्षा को एक रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों के बीच प्रस्तुत करना ताकि बच्चों की जो रुचि का क्षेत्र है उसका दायरा बढ़ सके। कला को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है शिक्षा के अंदर। अगला है सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग। आईसीटी का प्रयोग स्कूल में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस की अवधारणा का चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। और अगली इकाई को आप देखें विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं, तो इसमें है कि कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रकृति को जानेंगे, जैसे परंपरागत प्रकृतियां, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक, है ना। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं
आप एक कक्षा को किस प्रकार से संचालित करते हो एज ए टीचर, ये समझना आपको यहाँ पे जरूरी होता है। अगली है कक्ष संचालन से संबंधित बातें हैं, जिसमें कक्षा की व्यवस्था, क्लास मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करोगे, बच्चों को किस प्रकार से बैठना है और उनके लेवल के अनुसार से, है ना। प्राथमिक कक्षाओं में जब आप 1-2 में जाते हो तो किस प्रकार से बच्चों को बैठाएंगे, 3-5 में आप बच्चों को किस प्रकार से बैठाएंगे, वहीं अपर प्राइमरी क्लासेस में आप किस प्रकार से बच्चों को बैठाएंगे, तो वो क्लास मैनेजमेंट होता है। कक्षा में संप्रेषण एवं सीखने सिखाने के विविध स्तर किस प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीखने की योजना, लर्निंग प्लान बनाना। लर्निंग प्लान क्या होता है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, साथ ही सेल्फ इवेल्युएशन हम इसका किस प्रकार से करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी व सह शैक्षिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण के साथ साथ जो चलने वाली क्रियाएं होती हैं, खेल कूद, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। उनका महत्व क्या है, योजना एवं क्रियान्वयन किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करेंगे शिक्षण के अंतर्गत, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आगे है कि सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां तथा अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हम कैसे टैकल करेंगे, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। आगे है कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, और इसके अंतर्गत हम लोगों को CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में जानना है। प्रगति पत्रक के बारे में जानना है, किस प्रकार से प्रगति पत्रक भरे जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का एक अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, उसे भरना होता है, किस प्रकार से भरा जाता है और वो बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अगली इकाई है शिक्षक वृत्तिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या समझेंगे कि शिक्षक वृत्तिक विकास यानी कि शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, और इसके अंतर्गत जो प्रशिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आप अभी प्रशिक्षण ले रहे हो, उन सारी चीज़ों की चर्चा होगी इसके अंतर्गत। और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों रही है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत डाइट की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य रहा है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। साथ ही जो अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, यानी कि विद्यालय में नेतृत्व करने के लिए कौन कौन से मॉनिटरिंग इकाइयाँ हैं, जैसे इसमें VSS आ जाएगा, इसमें आपके प्रधान अध्यापक आ जाएंगे, इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी आ जाएंगे। तो वो सारा चीज़ समझना है, प्रशासनिक, सामूहिक, शिक्षण शास्त्रीय, परिवर्तनकारी व्यवस्थाएं, इन सारी चीज़ों को समझना है। इसके बाद है शिक्षक तनाव प्रबंधन। एक शिक्षक हमेशा टेंशन में रहता है। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा तनावयुक्त जो सर्विस है वो कौन सा है, तो उसका नतीजा निकल करके आया है कि टीचिंग है। लोग समझते हैं कि टीचिंग इज ए वेरी इजी जॉब, शिक्षक बनना काफ़ी आसान है और शिक्षण करना उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन जो सर्वे हुआ है, जो सर्वेक्षण हुए हैं, उसका परिणाम कुछ अलग ही दिखाता है। और उसका परिणाम ये दिखाता है कि शिक्षक जो है वो सबसे ज़्यादा तनाव में रहने वाले प्राणी होते हैं, और इनका जो जॉब का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातें होती हैं। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इसका हम लोग इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अवधारणा तनाव के कारण एवं निदान की चर्चा होगी इसमें। और इसके बाद है शिक्षक के वृत्तिक विकास में स्वाध्याय, लेखन व सहकर्मियों की क्या भूमिका रहती है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अच्छा, अगला इकाई जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इकाई 5 है। और इसमें चूँकि जितने भी महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं हैं जो शिक्षागत ढांचा को चलाने का काम करती हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केंद्र व सरकारी योजनाओं की समीक्षात्मक समझ इस चैप्टर में हमें करना है। और इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी, आप समझ लो कि शिक्षा से संबंधित जितने भी नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी व्यवस्था है उन सबको हमें समझना है।
आप स्कूल से लेकर के स्कूल, CRC, BRC, DRC, उसके बाद डाइट्स, उसके बाद आप राज्य में चले जाओगे तो SCERT, उसके बाद केंद्र स्तर पर NCERT, उसके अंतर्गत कई संस्थाएं हैं जैसे NCTE, अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित जो सर्वोच्च संस्था है NCTE, उसके बाद न्यूपा है। बिहार या किसी भी राज्य में आप हो तो वहाँ के जो शिक्षक परियोजना परिषद होता है उससे संबंधित जानकारी, CBSE की जानकारी, यानी कि कह लें कि संपूर्ण शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत मिलने वाली है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इकाई 5 है, इसमें आप इसे ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग बढ़ेंगे क्लास की ओर, जिसमें मैंने नोट्स तैयार किया है यूनिट 1 के लिए। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन की। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो आइए बढ़ा जाए क्लास की ओर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा अपना बनाया हुआ नोट्स है F4 का। और आज के इस क्लास में हम लोग इस पहली इकाई से 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। टोटल 4 टॉपिक्स हैं इसमें, तो पहले और दूसरे टॉपिक को आज क्लियर कर लिया जाएगा, बाकी के 2 टॉपिक अगले क्लास में क्लियर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू। इसकी अवधारणा क्या है, इसकी संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समझ हमें विकसित करने हैं। तो सबसे पहली बात कि विद्यालय क्या होता है। ठीक है, तो विद्यालय के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि विद्यालय समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के बारे में भी मैंने चर्चा की थी और बताया था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। किसी संगठनात्मक स्तर से जब हम अपने रूटीन के अनुसार, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे औपचारिक शिक्षा कही जाती है। जबकि हम बिना किसी रूटीन के, बिना किसी संगठनात्मक स्तर के, ऐसे ही स्वाभाविक सहज ढंग से अगर कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो विद्यालय जो है वो औपचारिक अधिगम का केंद्र होता है। यहाँ पे औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जहाँ एक निश्चित निर्धारित पाठचर्या के अंतर्गत शैक्षिक माहौल में बच्चों को सीखने सिखाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, सामान्य से दिखने वाले इस केंद्र की संरचना काफी जटिल होती है। सिंपल रूप में ये दिखता है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो काफी जटिल है। इसे समझना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों से लेकर के समाज के कई घटक शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। आप देखो, सबसे पहले तो आपको एक संगठन की सामान्य अवधारणा आपके अंदर होनी चाहिए कि एक संगठन जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो क्या होता है। तो संगठन के विभिन्न अवयव होते हैं, विभिन्न घटक होते हैं। ठीक है, और उन घटकों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे कि एक संगठन जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे सदस्य या कर्मी आते हैं, क्योंकि संगठन को कौन चलाएगा। तो संगठन को चलाने के लिए उसके सदस्य होने चाहिए या फिर उसको संचालित करने के लिए वहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है ना। जैसे एक विद्यालय है तो विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक के साथ साथ अन्य जो स्टाफ होते हैं, शिक्षक होते हैं, सहायक शिक्षक होते हैं, उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी वहाँ जो मानव संसाधन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, तो मानव संसाधन में जो भी अन्य लोग आते हैं, जैसे रसोइया आते हैं और अन्य जो सहकर्मी स्टाफ आते हैं, वो सारे मिलकर के सदस्य या कर्मी कहलाएंगे। तो एक संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें सदस्य होने चाहिए या फिर कर्मी होने चाहिए। उसके बाद है संसाधन, जो भी रिसोर्सेस हैं एक संगठन को चलाने के लिए, वो सारे रिसोर्सेस अगर नहीं होंगे तो वह संगठन सुचारू ढंग से कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार से एक विद्यालय की जब हम बात करते हैं तो विद्यालय के संसाधन के अंतर्गत उसके जो भवन हैं और जो अन्य मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि स्कूल के अंतर्गत, जैसे बच्चों के लिए शौचालय, बच्चों के लिए पेयजल, बच्चों के लिए बिजली की व्यवस्था, बच्चों के बैठने उठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था, तो ये सारे संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद नियम, किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम के अंतर्गत उस संगठन को कार्य करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से विद्यालय को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं और प्रत्येक नियम को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद है प्रबंधन। किसी भी संगठन को चलाने के लिए प्रबंधन, एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो संगठन अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से एक विद्यालय की जब स्थापना की जाती है तो साथ में एक ऐसा प्रबंधन सिस्टम तैयार किया जाता है और स्कूल में विद्यालय शिक्षा समिति के नाम से यह प्रबंधन जाना जाता है, जिसमें बच्चों के अभिभावक जो होते हैं वो शामिल रहते हैं, साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल होते हैं, वहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव का चुनाव किया जाता है, जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उनमें से। तो इस प्रकार से विद्यालय शिक्षा समिति जो है वो विद्यालय प्रबंधन की समिति होती है। कार्य प्रणाली, प्रत्येक संगठन की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, उसी तरह से विद्यालय की भी अपनी एक कार्य प्रणाली होती है। मान्यता, कोई भी संगठन हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, स्वायत्त संस्थाएं हों, तो उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है और सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। सपोज दैट यदि कोई प्राइवेट विद्यालय है जहां आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हो, तो क्यों भेजते हो? क्योंकि आपने उसे मान्यता दी हुई है, आप ये मान रहे हो कि वह विद्यालय आपके बच्चे के बेहतर के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। तो वो एक संगठन है और संगठन की मान्यता समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा प्राप्त है। उसी प्रकार से विद्यालय को भी, सरकारी विद्यालय को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसके उद्देश्य भी होते हैं, संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उसी प्रकार से विद्यालय का तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके बाद संरचना, प्रत्येक संगठन की अपनी संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय की भी अपनी संरचना होती है। तो उम्मीद है कि एक संगठन की सामान्य अवधारणा, उसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग स्कूल की संरचना की ओर बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने बातों ही बातों में बताया कि विद्यालय संगठन में भी बहुत सारे घटक शामिल होते हैं और ये घटक कौन कौन से होते हैं आप इसे नोट करते चलेंगे और आप अपना नोट्स अलग से बनाएं, ठीक है। ये मैंने केवल एक डायग्राम बना दिया है जिससे कि आपको एक मोटे तौर पर अवधारणा समझ में आ जाए। आपको पूरा लिखना होगा डिटेल से, ठीक है। मैंने इस बार पूरे डिटेल से लिख करके नोट्स नहीं तैयार किया है, एक मोटे तौर पर एक डायग्राम बना दिया है जिससे कि आपकी समझ बन सके और आपको लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में महारत हासिल कर सको, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को इलाबोरेट करके लिखना ये आपको आना चाहिए। तो विद्यालय संगठन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप इसे समझते चलें। तो सबसे पहला है विद्यार्थीगण। विद्यार्थीगण यानी कि अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो फिर विद्यालय की परिकल्पना क्यों की जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्यार्थी, जो कि किसी भी समाज या समुदाय के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं। आपको पता होगा आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाने की वकालत की गई है। तो जितने भी 6 से 14 वर्ष के कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी विद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद है अभिभावक। विद्यार्थी के अभिभावक जो भी उनके प्रतिपालक हैं, जो उनके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं और ये भी विद्यालय संगठन के प्रमुख घटकों में से एक हैं। यदि इनका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम विद्यालय को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे, विद्यालय के संचालन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना। अब बात करें समुदाय, तो समुदाय जो है वो जिस भी समुदाय या समाज में विद्यालय अवस्थित होता है उस समुदाय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव विद्यालय के संगठन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार समुदाय सहयोग करेगा विद्यालय को संचालित करने में, वो विद्यालय उतना ही ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसके बाद है शैक्षिक संस्थाएं। विद्यालय संगठन से जुड़ी हुई विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, जैसे डाइट भी विद्यालय से जुड़ा होता है और डाइट में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं जो विद्यालय से जुड़े होते हैं। विद्यालय के शिक्षकों को वहाँ बुलाया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही CRC लेवल पर विद्यालय जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जो CRC विद्यालय के प्रमुख होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, वो संकुल संचालक अभी वर्तमान समय में है। इससे पहले संकुल संचालक
विद्यालय जो पोषक क्षेत्रों में जितने विद्यालय आते थे एक पंचायत के, मान लीजिए कि 7 से 8 विद्यालय हैं, तो उन्हीं में से किसी एक शिक्षक को चुना जाता था उनकी योग्यता के आधार पर। लेकिन अब वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, संकुल संचालक को ख़त्म कर दिया गया है, और जो संकुल संचालक के हेडमास्टर होते हैं वर्तमान समय में वही संकुल संचालक होते हैं। तो विद्यालय संगठन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से 5वें अध्याय में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रधानाध्यापक। तो विद्यालय संगठन को चलाने के सबसे जो हेड होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं, और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक के जो दायित्व होते हैं, जो कार्य होते हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके डीएलएड के अंतर्गत। तो प्रधानाध्यापक के ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाया जा सकता है, ठीक है। और इनके जो भी कार्य एवं दायित्व हैं हम उनके ऊपर एक अलग से क्लास लेकर के आ सकते हैं। तो आगे के क्लास में मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा। इसके बाद है प्रबंध समिति। तो प्रबंध समिति की चर्चा मैंने की। विद्यालय शिक्षा समिति ही विद्यालय संगठन की प्रबंध समिति होती है, और इसकी जो स्थापना होती है ये प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव करके होती है, ठीक है। चुनाव के माध्यम से ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। इसे विद्यालय शिक्षा समिति कहा जाता है। और विद्यालय शिक्षा समिति में कुल 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से प्रत्येक जाति से महिला सदस्यों को ही चुना जाता है। अनुसूचित जाति के बालक बालिका के जो माता पिता होते हैं उनमें से माता को ही यहाँ पे सदस्य चुना जाता है। यहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा महत्व नहीं है। जो वार्ड के सदस्य होते हैं, जिस वार्ड में विद्यालय अवस्थित है, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं में से एक सदस्य को सचिव चुना जाता है, और सचिव का काम होता है जो भी विद्यालय मद में विकास की राशि आती है तो उस राशि को निर्धारित करना। उसके ऊपर जो है प्रधानाध्यापक समिति का गठन करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाने के बाद उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से उस राशि को खर्च करना है, इसके लिए मैनेजमेंट टीम काम करती है। तो प्रबंधन समिति का काम वही है। इसके बाद है अध्यापक मंडल। तो अध्यापक मंडल के अंतर्गत विद्यालय में काम करने वाले जो भी शिक्षक हैं वो आते हैं, और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चों को शिक्षा देना इनका सबसे प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ जो भी अन्य योजनाएं हैं, क्योंकि आप देखोगे कि प्राथमिक विद्यालय प्रारंभिक विद्यालयों में एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं होते हैं, क्लर्क चपरासी ये सब नहीं होते हैं। तो सारा काम जो है प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को ही मिलकर के करना होता है। और विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे काम दिए गए हैं, बहुत सारे बेमतलब के काम दिए गए हैं जिन्हें शिक्षकों को जबरन करना पड़ता है। और इसकी चर्चा फिर हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि ये अभी यहाँ पे उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से विद्यालय संगठन की अवधारणा तैयार होती है, और विद्यालय विकास योजना के विभिन्न आयाम को हम देखेंगे। विद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके बिना विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। हम इन संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय के भवन, विद्यालय की जो कक्षाएं हैं, विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय है तो पुस्तकालय को शामिल करेंगे। पुस्तकें हैं पुस्तकालय में तो उसे भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। जो भी फर्नीचर है, बच्चों के बैठने के लिए टेबल बेंच है, वो सारा आ जाएगा फर्नीचर के अंतर्गत। अलमीरा है वो भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। खेल परिसर है, खेल का मैदान अगर है तो वो भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगर साउंड सिस्टम है, प्रार्थना कराने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराने के लिए, कंप्यूटर की व्यवस्था अगर है, कंप्यूटर शिक्षण होता है किसी विद्यालय में तो वह भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विद्यालय का, जो मूलभूत संरचना होती है विद्यालय की, वो सारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन के अंतर्गत जो भी वहाँ पे वर्किंग ह्यूमन हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, रसोइया, अन्य सहयोगी स्टाफ जो कि प्रारंभिक विद्यालय में तो नहीं है, उच्च विद्यालय में है, जैसे कि क्लर्क है ना, चपरासी, आदेशपाल, ये सब जो हैं वो अन्य सहायक स्टाफ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वो भी मानव संसाधन के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी पदाधिकारी
विद्यालय को विजिट करने के लिए आते हैं, विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, जैसे कि आपके बीआरसी के अंतर्गत बीआरपी आते हैं, बीओ आते हैं, डीओ डीपीओ ये सब आते हैं। ये सब मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। इसके बाद है वित्तीय संसाधन। तो वित्तीय संसाधन का मतलब हो गया विद्यालय को संचालित करने के लिए जो राशि सरकार के द्वारा विमुक्त की जाती है वो वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आती है। इसमें हम विभिन्न राशियों को इस प्रकार से रख सकते हैं। विद्यालय विकास की राशि, प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष कुछ राशि भेजी जाती है, जैसे कि स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि किसी विद्यालय में 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे 75,000 रुपये प्रति वर्ष भेजा जाता है विद्यालय विकास के लिए, और 250 से नीचे अगर विद्यार्थी है तो 50,000 रुपये भेजा जाता है प्रारंभिक विद्यालयों में। वहीं प्राथमिक विद्यालय में राशि थोड़ी सी कम है। रख रखाव एवं मरम्मत राशि, प्रत्येक वर्ष रख रखाव एवं मरम्मत की राशि अब इसी में सब मर्ज हो गया है। पहले अलग अलग भेजा जाता था, अब विद्यालय विकास की राशि 75,000 रुपये जो है उसी में सब मर्ज कर दिया गया। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के लिए प्रत्येक शिक्षक 500 रुपये भेजा जाता है। जैसे कि किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं तो 10 गुने 500, 5,000 रुपये जो है वो टीएलएम के लिए आता है। ठीक है, तो वहाँ के शिक्षक इस राशि का उपयोग टीएलएम बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद है मध्याह्न भोजन संबंधित राशि। मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाता है, उससे संबंधित राशि आती है। 1 to 5 के लिए अलग राशि है, 6 to 8 के लिए अलग राशि है। 1 to 5 के लिए 4 रुपये कुछ पैसा आता है प्रत्येक छात्र, वहीं 6 to 8 के लिए 6 रुपये कुछ पैसा आता है। तो ये हो गया मध्याह्न भोजन से संबंधित राशि। और इसके बाद है निर्माण कार्य संबंधित राशि। अगर विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाना है तो उसके लिए राशि आती है। इसके बाद है पुस्तक क्रय राशि। तो पुस्तक क्रय राशि जो है वो जनरली बच्चों के खाते में भेज दी जाती है, लेकिन अगर पुस्तकालय के लिए राशि भेजी जाती है पुस्तक को खरीदने के लिए तो ये हेडमास्टर के जो विद्यालय शिक्षा समिति का जो पासबुक होता है उसी के ऊपर आता है। तो ये सारा वित्तीय संसाधन के अंतर्गत हो गया। तो इस प्रकार से हम विद्यालय के विभिन्न घटक को समझते हैं, विद्यालय के विभिन्न आयामों को समझते हैं, विद्यालय की जो संरचना होती है उन सारी चीज़ों की समझ हम बनाते हैं। अब बाकी के जो इस इकाई के 2 टॉपिक हैं उसके ऊपर मैं आगे क्लास लेकर के आऊँगा, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।